स्क्रीन दिख रही है? ठीक है, देखो तुम्हारे जो प्रीवियस चैप्टर्स थे वो सारे हो गए। लास्ट चैप्टर यूनिट 2 का बचा है, दैट इज एनालिटिक ज्योमेट्री। देखेंगे आज एनालिटिक ज्योमेट्री क्या है। छोटे छोटे कंसेप्ट दिए, ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट दिए हुए और उसके फॉर्मूलाज बताए हुए फिगर्स के साथ। तो फिगर्स दी हुई है छोटे छोटे, जैसे एंगल्स हो गया, कुछ थियरम्स हो गए, कुछ शेप्स हो गए, तो सारी चीज़ों से रिलेटेड छोटे छोटे कंसेप्ट हैं और उसी से रिलेटेड छोटे छोटे एक तरह से फॉर्मूला बोल सकते हो, फॉर्मूलाज दिए हुए। बहुत सारी चीज़ें देखो एनालिटिक ज्योमेट्री में। The first concept is about angles. What are angles? See, by definition, 360 degree or 2 pi radians measure one revolution. तो अगर एक कंप्लीट रोटेशन की मैं बात करूँ, तो अगर डिग्री में हम बात करें तो 360 डिग्री का एक कंप्लीट रोटेशन होता है, और अगर रेडियंस में तो 2 पाई रेडियंस, राइट। तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए कितना लगता है? डिग्रीज में 360 डिग्रीज और रेडियंस में 2 पाई रेडियन। Measures one revolution. You should be familiar with both units of measurement and how to convert from one to another. See figure 12.1 shows example of adjacent और supplementary angles. तो यहाँ पे सिर्फ summation दिया हुआ है एक तरह से angles का। एडजेसेंट एंगल्स या फिर सप्लीमेंट्री एंगल्स का समीशन कितना रहता है? हमेशा 180 डिग्री रहता है। उसी तरह से अपोजिट एंगल्स या फिर इक्वल एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का समीशन हमेशा कितना इक्वल रहता है? इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये नॉर्मली बेसिक कुछ बताया हुआ है कि अगर तुम लोग एडजेसेंट या फिर सप्लीमेंट्री एंगल्स ले रहे हो तो उनका समीशन अराउंड 180 डिग्री तक जाता है, और अगर अपोजिट एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात कर रहे हो तो 10 इट सम्स 90 डिग्री, राइट। यहाँ पे देखो नीचे फिगर के थ्रू भी एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो ये बेसिक कंसेप्ट था। उसके बाद देखो इंटरसेप्ट थियरम्स क्या होते हैं। The intercept theorems are attributed to Greek philosopher and mathematician Thales of Miletus. That is, see, किससे ओरिजिनेटेड है ये? किसने इंटरसेप्ट थियरम्स का ओरिजिनेशन लाया है? ग्रीक फिलोसोफर या मैथमेटिशियन थेल्स ऑफ मिलेटस, ठीक है। एंड इन्वॉल्व इंटरसेक्टिंग एंड पैरेलल लाइंस। देखो फिगर यहाँ पे दी हुई है, इफ इट इज विजिबल। फिगर 12.2 को देखो और फिगर 12.3 को देखो। क्या बोला गया है? इंटरसेक्टिंग एंड पैरेलल लाइंस। फिगर्स 12.2 एंड 12.3 shows two scenarios that gives rise to the following observation. देखो ये इंटरसेप्ट थियरम्स के कुछ फॉर्मूलाज जो उस थियरम से ओरिजिनेट होते हैं। तो देखो फिगर 12.2 को केयरफुली, प्लस बी। अब देखो फर्स्ट इंटरसेप्ट थ्योरम की फिगर देखो, यहाँ पे दिख रही है फर्स्ट फिगर, फर्स्ट इंटरसेप्ट थ्योरम की फिगर। उसमें देखो a प्लस बी, दैट इज क्या? ऊपर नीचे, राइट। ये इंटरसेप्ट थ्योरम्स आई गेस हम लोग 11th-12th में देख चुके हैं ये सारी चीजें। इंटरसेप्टिंग लाइंस जो होती है, बीच में एक ट्रायंगल है, उसके बीच से एक लाइन गुजरती है, राइट। तो वो पार्टीशन करती है दो इक्वल या फिर दो पार्ट्स में क्या करता है? एक तरह से डिवीजन हो जाता है एक ट्रायंगल का। तो वहां पे देखो ए बी और सी डी, ये चार पोजीशन दिए हुए, चार साइड्स दिए हुए। तो फॉर्मूला किस तरह से बना है फर्स्ट इंटरसेप्ट थ्योरम का? ए प्लस बी अगर करोगे अपॉन ए, ठीक है, तो वो इक्वल टू रहेगा सी प्लस डी अपॉन सी के। दैट मीन्स व्हाट? बी अपॉन ए इज इक्वल्स टू सी अपॉन सॉरी डी अपॉन सी, ठीक है। उसी को अगर सेकंड इंटरसेप्ट थ्योरम में अगर तुम लोग देखोगे तो सेम चीज है, बट यहाँ पे उल्टा दिया हुआ है, सी ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी। एक तरह से फर्स्ट इंटरसेप्ट थ्योरम को एक रिवर्स किया है, उसको फिगर के थ्रू भी एक्सप्लेन किया हुआ है। देखो द सेकंड इंटरसेप्ट थ्योरम की फिगर है, वैल्यू सिर्फ चेंज है। एक सिर्फ कंसेप्ट याद रखो कि अगर b अपॉन ए इज इक्वल्स टू डी अपॉन सी, तो सेम यहाँ पे रहेगा सेकंड इंटरसेप्ट थ्योरम में a अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी। तो दिस आर इंटरसेप्ट थ्योरम्स। उसके बाद देखो गोल्डन सेक्शन आता है, छोटे छोटे कंसेप्ट है जैसे मैंने बताई, सिर्फ एक तरह से प्रीवियस जो मैथमेटिकल चीजें तुम कर चुके हो उन्हीं का रिकॉल करना है तुमको। What is golden section? See, the golden section is widely used in art and architecture to represent an ideal ratio for the height and width of an object. Golden section किस में यूज होता है? नॉर्मली आर्ट एंड आर्किटेक्चर में यूज होता है, और ये आइडियल रेशियो है किसके लिए? हाइट और विथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट के लिए। मतलब जब हाइट कैलकुलेट करोगे, किसी ऑब्जेक्ट की विथ कैलकुलेट करोगे, तो उसके लिए एक आइडियल रेशियो का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब वो फिक्स्ड रेशियो रहेगा, ठीक है। उसी रेशियो के अंदर
तुम किसी ऑब्जेक्ट का हाइट और विड्थ कैलकुलेट करोगे अगर गोल्डन सेक्शन का इस्तेमाल कर रहे हो. इट ओरिजिन स्टेम्स फ्रॉम द इंटरेक्शन बिटवीन अ सर्कल एंड ट्रायंगल एंड गिव्स राइज टू द फॉलोइंग रिलेशनशिप. तो दो जो ऑब्जेक्ट्स इसमें यूज किए जाते हैं, किसका इंटरेक्शन रहता है? दो ऑब्जेक्ट जिनका इंटरेक्शन करके हम लोग गोल्डन सेक्शन का यूज करते हैं, दैट इज सर्कल एंड ट्रायंगल. यहाँ पे फिगर नहीं दी हुई है गेस. ठीक है, तो देखो फॉर्मूला b is equals to a upon 2 अंडर रूट 5 माइनस 1 करस्पॉन्ड्स टू कितने को करस्पॉन्ड कर रहा है वो 0.6188. दिस इज द फिक्स्ड प्रपोर्शन जिसमें गोल्डन सेक्शन हम लोग यूज करते हैं. उसके बाद देखो 12.4 ओके यहाँ पे है सी ए वाली फिगर 12.4. यहाँ पे देखो एक रेक्टेंगल दिया हुआ है जहाँ पे नॉर्मली हम लोग क्या करेंगे, हाइट इज इक्वल्स टू, हाइट के अंदर अभी हम कौन सा रेशियो यूज करेंगे, जो ऊपर फॉर्मूले में जो रेशियो दिया हुआ है राइट 0.618, ये वाला रेशियो मल्टीप्लाइड बाय विड्थ. ठीक है, तो ये वाला रेशियो नॉर्मली गोल्डन सेक्शन के थ्रू यूज करते हैं. उसके बाद देखो ट्रायंगल्स आते हैं. The rules associated with interior and exterior angles of triangles are useful in solving all sorts of geometric problems. तो देखो इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल. ट्रायंगल्स में हम लोग नॉर्मली कौन से एंगल्स को फॉर्म करते हैं, बहुत सारे एंगल्स रहते हैं, बट नॉर्मली इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स देख रहे हैं यहाँ पे आर वेरी यूजफुल इन सॉल्विंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स. तो अगर ये दो एंगल्स ले रहे हो तुम, इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल, तो ये नॉर्मली हर ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करते हैं हमको. उसके बाद देखो यहाँ पे बताया हुआ है फिगर रिलेशनशिप बिटवीन इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल. तो इंटीरियर एंगल दिया हुआ है फिगर 1. देखो पहले फर्स्ट ट्रायंगल में इंटीरियर एंगल दिख रहा है, दैट इज थीटा है. ठीक है, अल्फा है, बीटा है. उसी के बाद एक्सटीरियर एंगल भी दिख रहा है सेकंड ट्रायंगल में. देखो थीटा डैश दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है, बीटा दिया हुआ है. तो जो ट्रायंगल के बाहर वाले एंगल्स होते हैं उनको हम एक्सटीरियर एंगल्स बोलते हैं, और जो ट्रायंगल के अंदर वाले एंगल्स होते हैं वो इंटीरियर एंगल्स होते हैं. उसके बाद देखो क्या बोला हुआ, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स, वी कैन सी दैट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री. ठीक है, तो समेशन अगर इंटीरियर एंगल का करोगे तो पता है हमको कितना जाता है, 180 डिग्री जाता है. एंड द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल टू द सम ऑफ द अपोजिट एंगल. तो अगर एक्सटीरियर एंगल का सम करोगे तो देखो एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट एंगल्स. तो अपोजिट एंगल के इक्वल रहेंगे, तो सम ऑफ अपोजिट एंगल्स अगर तुम लोगे तो वो इक्वल टू रहेगा तुम्हारे एक्सटीरियर एंगल. ठीक है, तो देखो यहाँ पे जैसे दिखाया है नीचे इक्वेशन, अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा कितना रहेगा, 180 डिग्री रहेगा. ठीक है, उसी के साथ अगर अल्फा डैश कैलकुलेट करना है, अल्फा डैश देखो फिगर, दोनों फिगर के बीच में दिख रहा है एक्सटीरियर एंगल, तो वो किस तरह से कैलकुलेट करोगे, अपोजिट एंगल को एक तरह से क्या करें तुम लोगों को, उसका समेशन लेना है अपोजिट एंगल्स का. तो यहाँ पे हो जाएगा किसका, थीटा प्लस बीटा का, राइट, थीटा प्लस बीटा. तो अल्फा डैश के लिए थीटा प्लस बीटा वाई, बिकॉज अल्फा डैश के लिए देखो यहाँ पे अल्फा दिया हुआ है जो उसके साथ वाला एंगल है. तो अल्फा का दोनों जो अपोजिट एंगल है दैट इज थीटा प्लस बीटा, उसका समेशन लेना है. फिर उसी के साथ अगर बीटा डैश का तुम लोग लोगे तो बीटा को कंसीडर करो, उसके अपोजिट एंगल क्या हो गए, अल्फा प्लस थीटा, तो उसका समेशन ले लो, अल्फा प्लस थीटा का समेशन आएगा. और उसी के साथ अगर थीटा डैश कैलकुलेट करना है तो उसके लिए थीटा है, तो उसके अपोजिट एंगल्स क्या है, अल्फा प्लस बीटा, राइट. तो समेशन किसका आएगा, अल्फा प्लस बीटा का समेशन आएगा. मतलब क्या, अगर तुम लोगों को एक्सटीरियर एंगल्स का कैलकुलेट करना है तो एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल टू द समेशन ऑफ अपोजिट एंगल्स. तो ये इक्वेशन क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, ट्रायंगल्स तक समझ में आया. मैम समझो. Is it clear till here? Okay. Now see दूसरा concept है center of gravity of a triangle. Now it is center of gravity of a triangle. A median is a straight line joining the vertex of the triangle. तो median क्या होती है, triangle में एक straight line होती है जो triangle के normally vertex को join करती है, right? To the midpoint of the opposite side when all three medians are drawn. तो medians क्या है, देखो तीन वर्टाइसेस होते हैं ट्रायंगल के, और हर एक वर्टेक्स से ओरिजिनेट होके अपोजिट लाइन के मीडियन तक ज्वाइन होती है, तो वो होता है तुम्हारा मीडियन, मतलब मिडल पॉइंट तक. जैसे यहाँ पे फिगर में दिख रहे तीन मीडियंस ड्रॉ किए हुए हैं, जो कि हर एक मीडियन जो कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, फर्स्ट वर्टेक्स को देखो तो ऊपर वाला जो वर्टेक्स दिख रहा है वहां से निकल के उसकी जो अपोजिट साइड है उसके मिडल पे ज्वाइंट हो रही है, राइट. फिर सेकंड वर्टेक्स को देखो तो वहां से भी एक मीडियन ओरिजिनेट हो रहा है और अपोजिट साइड के मिडल पार्ट तक ज्वाइन हो रहा है.
और थर्ड वर्टेक्स को देखो तो वहां से भी एक मीडियन ओरिजिनेट हो रहा है और अपोजिट साइड के मिडल तक ज्वाइन हो रहा है, तो ये ट्रायंगल के मीडियंस होते हैं। When all the three medians are drawn, they intersect a common point, which is also the triangle's center of gravity. तो जब तीनों मीडियंस तुम लोग बना लोगे तो वे कॉमन पॉइंट से गुजरते हैं जो ट्रायंगल के सेंटर में फॉर्म होता है, राइट। जैसे यहाँ पे फिगर में बताया हुआ है, मिडल में देखो एक येलो कलर का सर्कुलर डॉट दिखाया हुआ है। जब तीनों मीडियंस ड्रॉ कर लोगे तो वह एक पर्टिकुलरली सिंगल पॉइंट में से गुजरेंगे, तो वो पॉइंट जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है उस ट्रायंगल का। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, जब तीनों मीडियंस तुम किसी ट्रायंगल के फॉर्म कर लोगे और वो तीनों जो भी मीडियंस है वो जिस पॉइंट से गुजर रहे हैं, जो सेंटर में फॉर्म हो रहा है, वो सेंट्रल पॉइंट रहेगा तुम्हारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉर द ट्रायंगल। ठीक है, तो दिस इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। नाउ कम टुवर्ड्स द आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल आई गेस जिसके इक्वल साइड्स होते थे, राइट। देखो यहाँ पे फिगर दिख रहा है 12.7। Figure 12.7 shows an isosceles triangle which has two equal sides of length and equal base angle. The triangle's altitude area r. Okay, isosceles जिसके दो sides equal होते थे। तो देखो यहाँ पे एक isosceles triangle का ये दिया हुआ है और इसके लिए एक दिया हुआ है उसके ट्रायंगल का एल्टीट्यूड और एरिया कैलकुलेट करने के लिए। तो देखो एल्टीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए दिया हुआ है और एरिया कैलकुलेट करने के लिए दिया हुआ है। गेस ये फिगर से फॉर्मूलाज लिए हुए देखो, लेंथ का स्क्वायर अंडर रूट में लेंथ का स्क्वायर माइनस सी अपॉन 2 जो नीचे दिए हुए, राइट। जो मीडियन है, मीडियन पार्टीशन कर रही है नीचे के साइड को, जो अपोजिट साइड है उसको पार्टीशन कर रही है। तो अगर तुम लोग देखोगे तो अगर एक सी साइड है, अगर उसको पार्टीशन करोगे तुम लोग इन हाफ, तो वो हो जाएगा c/2 c/2, तो दो मिलेंगे तुमको, राइट, c/2। तो तुम लोग c/2 का स्क्वायर लोगे और उसको अंडर रूट में दो तो वो इक्वेट करेगा, राइट। इक्वल मतलब एक तरह से जजमेंटल हो जाएगा। और उसी के बाद एरिया के लिए देखो क्या दिया हुआ है, CH/2 दिया हुआ है। तो नॉर्मली ये फॉर्मूलाज है आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए। आई गेस यहाँ तक क्लियर है। फॉर्मूला किस तरह से फॉर्म हुआ है वो देखो, फिगर के थ्रू, फिगर का रेफरेंस लेके देखो, डायरेक्टली वैल्यूज नहीं लगाए हुए, जो फिगर में वैल्यूज दी हुई है वही वैल्यूज को यूज किया हुआ है एल्टीट्यूड फाइंड करने के लिए एज वेल एज एरिया। एरिया तो नॉर्मल है, CH/2 दिया हुआ है। उसी के साथ तुम्हारा एल्टीट्यूड के लिए देखो, एल्टीट्यूड इन द सेंस जो हाइट दी हुई है, ठीक है। एल्टीट्यूड बोले तो जो बीच में जो लाइन दिख रही है तो हाइट है। h इज इक्वल्स टू अंडर रूट दिया हुआ है, तो l का स्क्वायर, जो l बोले तो दोनों साइड्स है तुम्हारे, ठीक है। L और L आइसोसेलेस है तो दोनों इक्वल ही साइड्स रहेंगे, तो L स्क्वायर माइनस जो नीचे मिले, नीचे जो एल्टीट्यूड डिवाइड कर रहा है तुम्हारे नीचे वाले साइड को दो इक्वल पार्ट्स में, दैट इज c/2, तो उसका स्क्वायर लेंगे तो वो, ठीक है, फिर वो इक्वल हो जाएगा। तो दिस इज द आइसोसेलेस ट्रायंगल। उसके बाद देखो आ रहा है तुम्हारा इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या क्या है, एन इक्विलैटरल ट्रायंगल हैज 3 इक्वल साइड्स, राइट। इसके तीनों इक्वल साइड्स होते हैं ऑफ लेंथ L एंड इक्वल साइड्स एंगल्स ऑफ 60 डिग्री, और उसके एंगल्स भी इक्वल होते हैं, 60 डिग्री पर एंगल रहेगा। वाई, बिकॉज समेशन 180 डिग्री होता है, राइट। तो एक एंगल कितने का रहेगा, 60 डिग्री का रहेगा। द ट्रायंगल्स एल्टीट्यूड एंड एरिया, तो इसका एल्टीट्यूड देखो, इक्विलैटरल ट्रायंगल का अगर एल्टीट्यूड फाइंड करना है तो ये फिक्स्ड फॉर्मूला है। वाई, बिकॉज उसके तीनों साइड्स इक्वल रहते हैं और उसके तीनों एंगल्स 60 डिग्री रहते हैं। तो h इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3/2 L, और एरिया फाइंड करेंगे हम लोग, एरिया इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3/4 L स्क्वायर। तो ये कॉमन या फिर फिक्स्ड फॉर्मूलाज बोल सकते हो इक्विलैटरल ट्रायंगल का, अगर एल्टीट्यूड या फिर हाइट एक तरह से तुम लोगों को कैलकुलेट करनी है और उसका एरिया कैलकुलेट करना है तो ये फॉर्मूलाज ध्यान में रखना। उसके बाद आ रहा है तुम्हारा राइट ट्रायंगल। नाउ सी फिगर 12.8, यहाँ पे फिगर 12.8 दिख रही है, शोज अ राइट ट्रायंगल विद इट्स ऑब्लिगेटरी राइट एंगल। तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, उल्टा दिखाया हुआ है, ऊपर एंगल दिख रहा है देखो। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, तो ट्रायंगल्स एल्टीट्यूड एंड एरिया आर। अब इसका एल्टीट्यूड और एरिया कैलकुलेट करना है, तो देखो किस तरह से करोगे। एल्टीट्यूड बोले तो हाइट, जो मिडल का मीडियन रहता है ना, जो मिडल में फॉर्म होता है वो तुम्हारा एल्टीट्यूड रहता है, जिसको हाइट भी हम लोग डिनोट करते हैं, तो h से डिनोट करते हैं। h इज इक्वल्स टू AB अपॉन C, तो AB बोले तो दोनों साइड्स, ठीक है, अपॉन C जो अपोजिट साइड जहाँ पे एल्टीट्यूड तुम्हारा फॉर्म हो रहा है अपॉन C। तो ये तुम्हारा एल्टीट्यूड के लिए है और एरिया रहेगा AB अपॉन 2। तो ये एक फिक्स्ड फॉर्मूला है तुम्हारे राइट ट्रायंगल के लिए। देन कम्स योर थियरम ऑफ थेल्स। अब थियरम ऑफ थेल्स देखो क्या है, फिगर 12.9।
यहाँ पे देखो एक फिगर दिख रही है 12.9 illustrates the theorem of Thales which states that the right angle of a right triangle lies on the circumcircle over the hypotenuse। तो देखो अगर एक सर्कल दिया हुआ है तुमको, उसमें दो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं, तो उनका जो हाइपोटेनियस है, देखो क्या बोला हुआ है, states that the right angle of the राइट ट्रायंगल, तो जो राइट एंगल है, जो एंगल वाला पोर्शन है, जो वर्टेक्स जहाँ पे एंगल फॉर्म हो रहा है, वो सर्कम सर्कल पे फॉर्म होता है या फिर लाई करता है, ठीक है। इट लाइज ऑन दी सर्कम सर्कल ओवर दी हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है उसके ऊपर रहेगा, राइट। तो अपोजिट रहता है हाइपोटेनियस को, हमेशा एंगल 90 डिग्री जो रहता है वो अपोजिट रहता है। तो जो 90 डिग्री वाली साइड है, जो वर्टेक्स है, वो सर्कम सर्कल पे फॉर्म होती है। तो दिस इज थ्योरम ऑफ थेल्स। फिर उसके बाद आ जाओ नॉर्मली तुम्हारा थियरम ऑफ पाइथागोरस। दिस थिंग यू नो ऑलरेडी, ऑल्दो दिस थियरम इज नेम्ड आफ्टर पाइथागोरस, देयर इज अ सब्सटेंशियल एविडेंस टू शो दैट इट वाज नोन बाय बेबीलोनियंस a millennium earlier. However, Pythagoras is credited with its proof. तो ये चीज आई गेस देख चुके हो, तुम लोग को पता है कि ये पाइथागोरस के नेम के आफ्टर नेम किया गया है, बट इसका जो ओरिजिन है वो किसी और ने उसको फॉर्म किया था, पाइथागोरस ने उसको प्रूफ करके बताया, इसीलिए वो थियरम ऑफ पाइथागोरस कहलाता है। बट उसका जो ओरिजिनेशन है कि ये पाइथागोरस का थियरम, जहां से ये आइडिया जिसने निकाला, उसका नाम है बेबीलोनियन, राइट। उसके बाद देखो यहाँ पे एक फिगर दी हुई है, फिगर 12.10, थियरम ऑफ पाइथागोरस स्टेट्स दैट। तो ये चीजें पता है तुम लोगों को, सिर्फ देखो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो दिस इज नॉर्मली योर थियरम ऑफ पाइथागोरस, दिस थिंग्स यू नो ऑलरेडी। नीचे आ जाओ, उसके बाद क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है। क्वाड्रिलेटरल बोले तो क्या, जिसके 4 साइड्स होते हैं। क्वाड्रिलेटरल्स हैव 4 साइड्स एंड इंक्लूड द स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रेपेजॉइड, पैरेललोग्राम एंड रोम्बस। तो कोई भी शेप हो सकता है क्वाड्रिलेटरल, ऐसे कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता। जो 4 साइड्स वाला पॉलीगॉन होता है उसको हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, जिसमें स्क्वायर आ सकता है, रेक्टेंगल आ सकता है, ट्रेपेजॉइड, पैरेललोग्राम और रोम्बस। तो जिनकी 4 साइड्स है जिन पॉलीगॉन्स की, दोज आर कॉल्ड एज क्वाड्रिलेटरल। सो इंटीरियर एंगल सम्स टू 360, और जिनके इंटीरियर एंगल्स को अगर तुम लोग समीशन लोगे इंटीरियर एंगल्स का, तो वो होता है अप टू 360 डिग्री। एज द स्क्वायर एंड रेक्टेंगल आर फेमिलियर शेप्स विद ओनली कंसिडर द अदर 3 साइड्स। तो नॉर्मली जो कॉमन शेप्स है वो कौन से है, स्क्वायर और रेक्टेंगल है। बाकी जो भी 4 साइड वाले पॉलीगॉन्स होते हैं उनको हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो ये कॉमन चीज है। उसके बाद देखो नीचे ट्रेपेजॉइड दिया हुआ है। ट्रेपेजॉइड होता है, देखो नीचे फिगर भी दी हुई है ट्रेपेजॉइड के लिए। फिगर 12.11 shows a trapezoid which has one pair of parallel sides h apart. The midline m and area are given by। तो देखो जिनके दो एटलीस्ट 2 साइड्स पैरेलल होते हैं उनको हम ट्रेपेजॉइड कहते हैं। मतलब यहाँ पे देखो फिगर में बी और ए ये पैरेलल है एक दूसरे को, राइट, लेकिन जो बाकी के जो 2 साइड्स है वो पैरेलल नहीं है, वो ऐसे क्रॉस है। तो ट्रेपेजॉइड किसको बोलते हैं, जिनके एक पैर जो रहेगा वो पैरेलल साइड्स का रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखो द मिड लाइन एम एंड एरिया आर गिवन बाय। तो अगर इसकी मिड लाइन, जो देखो बीच में एक लाइन एम दी हुई है, इसको कैलकुलेट करना है और एरिया को कैलकुलेट करना है, तो उसका फॉर्मूला देखो कैसे बनेगा। मिड लाइन के लिए एम इज इक्वल्स टू ए प्लस बी बाई 2, ठीक है। मतलब क्या, ए और बी इनको ऐड करके फिर करेंगे डिवाइड बाई 2, मतलब हाफ में बांट देंगे, और एरिया तो वो हो जाएगा एम इंटू एच, ठीक है। तो ये जो बीच में जो मीडियंस दिए हुए इनको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, तो ट्रेपेजॉइड का एरिया मिल जाएगा। उसके बाद आता है पैरेललोग्राम। व्हाट इज पैरेललोग्राम, फिगर 12.12, देखो यहाँ पे फिगर 12.12 दिख रही होगी, शोज अ पैरेललोग्राम व्हिच इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग पैरेलल लाइंस। तो पैरेललोग्राम नॉर्मली उसको बोलते हैं जिसके हर अपोजिट साइड एक दूसरे को पैरेलल होती है, राइट। दोनों भी पेयर्स ऑफ लाइन जो रहेंगे वो पैरेलल रहेंगे एक दूसरे को। सो इट हैज 2 इक्वल अपोजिट साइड्स एंड इक्वल अपोजिट एंगल्स। तो जो 2 साइड्स रहेंगे वो इक्वल रहेंगे हमेशा, ठीक है। भले ही रेक्टेंगल का एग्जांपल ले लो या स्क्वायर का एग्जांपल ले लो, अगर पैरेललोग्राम है तो उसके जो 2 साइड्स है, जो अपोजिट साइड्स रहेंगे वो हमेशा इक्वल इन लेंथ रहेंगे, ठीक है। और जो अपोजिट एंगल्स रहेंगे वो भी इक्वल रहेंगे। वाई, बिकॉज दो साइड्स आर इक्वल। द एल्टीट्यूड डायगोनल लेंथ्स आर गिवन बाय। तो देखो एल्टीट्यूड, डायगोनल की लेंथ और एरिया अगर इसका कैलकुलेट करना है तो उसके लिए 3 फॉर्मूलाज दिए हुए। एल्टीट्यूड बोले तो हाइट, उसको देखो किस तरह से, नीचे की फिगर का एग्जाम्पल लेके करो। तो एल्टीट्यूड देखो किस तरह से दिया हुआ है, h इज इक्वल्स टू बी साइन अल्फा। बी बोले तो जो 2 पैरेलल साइड्स है
ठीक है, पैरेलल साइड्स जो खड़े हैं, जिनसे हाइट हमको नॉर्मली निकालनी है, हाइट बोले तो एल्टीट्यूड तुम्हारा, तो जो स्ट्रेट लाइंस है जो एल्टीट्यूड वाले जो साइड से जुड़ी हुई है दैट इज बी, तो बी साइन अल्फा, वाई अल्फा, बिकॉज बी के साथ देखो एक्सटीरियर एंगल अल्फा दिया हुआ है, तो साइन अल्फा हम लोग लेंगे। स्क्रीन गई ना, एक मिनट। दिख रही है स्क्रीन? हाँ मैम दिखती है। हाँ ठीक है, तो ये हो गया हाइट का फॉर्मूला। उसके बाद देखो डायगोनल्स दिए हुए, दो डायगोनल्स दिए हुए, एक डायगोनल 1 दिया हुआ है और एक डायगोनल 2 दिया हुआ है, तो दोनों की लेंथ इक्वल रहेगी राइट, तो दोनों का एक साथ हम लोग कैलकुलेट करेंगे। देखो दिया हुआ है डायगोनल 1 और 2 इक्वल्स टू अंडर रूट में लेना है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बिकॉज दोज आर टू साइड्स और दोनों का जो अपोजिट साइड्स है वो इक्वल है राइट, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस या माइनस 2a अंडर रूट में आएगा बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, एच जो तुम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो एल्टीट्यूड या फिर तुम्हारी जो हाइट है, ठीक है। उसके बाद एरिया किस तरह से कैलकुलेट करोगे, एरिया तुम लोगों को सिंपली ए इंटू एच करना है, तो तुम लोगों को एरिया मिल जाएगा। तो दिस इज दी पैरेललोग्राम। उसके बाद देखो आता है रोम्बस। रोम्बस काइट जैसा एक स्ट्रक्चर होता था राइट, दो दैट उसको हम रोम्बस बोलते थे। तो देखो फिगर 12.13 यहाँ पे दिख रही है, shows a rhombus which is a parallelogram with four sides of equal length a, the area is given by, तो रोम्बस जिसके चारों साइड्स इक्वल रहेंगे और वो एक पैरेललोग्राम भी रहेगा, दैट मीन्स अगर चारों साइड्स इक्वल है तो ऑब्वियसली वो उसके जो अपोजिट साइड्स रहेंगे वो पैरेलल टू ईच अदर रहेंगे, तो उसको हम रोम्बस बोलते हैं। तो उसका देखो अगर एरिया कैलकुलेट करना है, नीचे फिगर भी दी हुई है, फिगर का रेफरेंस लेके देखो, एरिया कैलकुलेट करना है तो ए स्क्वायर साइन अल्फा, अल्फा जो एंगल दिया हुआ है, और ए स्क्वायर वाई बिकॉज ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, तो ए स्क्वायर साइन अल्फा इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो दो डायगोनल्स दिए हुए, डायगोनल 1 डायगोनल 2 अपॉन 2, मतलब क्या अंदर के जो डायगोनल्स है उसको मल्टीप्लाई करना है और फिर उसको डिवाइड बाय 2 करना है, तो एरिया मिल जाएगा तुम लोगों को रोम्बस का। फिर उसके बाद आ जाओ रेगुलर पॉलीगॉन पे। Now what is regular polygon? Figure 12 point shows a part of regular n-gon which outer radius RO, inner radius RI and edge length n। ओके यहाँ पे टेबल दिया हुआ नहीं है, shows the relationship between दी, यहाँ पे सिर्फ एक रेगुलर पॉलीगॉन का एग्जांपल ले लो। देखो एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, जहाँ पे एक रेडियस दिया हुआ है RO, ठीक है, एक इनर रेडियस दिया हुआ है और एक आउटर रेडियस दिया हुआ है। इनर आर आई से डिनोट हो रहा है दैट इज रेडियस, इनर रेडियस, एंड जो आउटर रेडियस है वो आर ओ से डिनोट हो रहा है दैट इज आउटर रेडियस, और उसी के ऊपर एक ट्रायंगल फॉर्म किए, तो यहाँ पे सिर्फ तुम्हारे सर्कल और तुम्हारे किसके बीच में, ट्रायंगल के बीच में रिलेशनशिप शो हुई है। तो फिगर देखो क्या है, पार्ट ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन शोइंग द इनर एंड आउटर रेडिया एंड द एज लेंथ। तो यहाँ पे नॉर्मली तुम्हारे जो ट्रायंगल है वो तुम्हारे ट्रायंगल का एज कौन से रेडियस पे पड़ रहा है, ये रिलेशनशिप यहाँ पे इस फिगर में दिखाई गई है। जैसे ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है तो ट्रायंगल का एज जो देखो ये आउटर रेडियस पे नॉर्मली पड़ रहा है और इनर रेडियस पे कितना पार्ट गिर रहा है, तो ये रिलेशनशिप ये तुम्हारे इस फिगर में शो हो रही है। उसके बाद देखो आ रहा है तुम्हारा सर्कल, तो सर्कल तो नॉर्मल है, सरकमफरेंस एंड एरिया ऑफ सर्कल आर गिवन बाय, तो ये सरकमफरेंस किससे कैलकुलेट करते हैं, पाई डी इक्वल्स टू 2 पाई आर। तो सरकमफरेंस अगर कैलकुलेट करना है तो क्या फॉर्मूला रहता है उसका, 2 पाई आर, और अगर एरिया कैलकुलेट करना है तो 2 पाई आर स्क्वायर राइट इज इक्वल्स टू पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, जहाँ पे डी क्या रहेगा तुम्हारा डायमीटर रहता है राइट, डायमीटर डी इज इक्वल्स टू 2r, डायमीटर की वैल्यू कितनी रहती है 2r, मतलब डबल ऑफ रेडियस, डायमीटर फुल रहता है और रेडियस हाफ रहता है राइट, रेडियस इज दी हाफ ऑफ डायमीटर, तो डायमीटर की वैल्यू रहेगी 2r, ठीक है। तो अगर रेडियस दिया हुआ है तो इजीली सरकमफरेंस एज वेल एज एरिया ऑफ सर्कल तुम लोग कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है ये सारी चीजें, यहाँ तक समझ में आया पार्ट, एनालिटिक ज्योमेट्री हाँ का पार्ट, छोटे छोटे कंसेप्ट दिए हुए और उसके फॉर्मूलाज दिए हुए, ठीक है। तो एंड करेंगे आज का लेक्चर, बाय बाय।